जय जोहार साथियों। आज हम छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय 5 लोक वित्त को समझने की कोशिश करेंगे। परीक्षा के लिहाज से ये अध्याय बेहद जरूरी है। इस पहले भाग में हमारा पूरा ध्यान सरकार की आय यानी उसकी प्राप्तियों की संरचना, बजट के क्या उद्देश्य हैं और राजस्व का एक गहरा विश्लेषण करने पर रहेगा। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर ये अध्याय इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, इसका जवाब बहुत सीधा है। लोक वित्त या पब्लिक फाइनेंस किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है। इसको ऐसे समझिए कि सरकार जो सड़कें बना रही है, जो स्कूल या अस्पताल खोल रही है, उसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है और सरकार उस पैसे को किन नियमों के तहत खर्च कर रही है, इसी का अध्ययन लोक वित्त है। ये विषय न सिर्फ हमें राज्य की आर्थिक स्थिति की गहरी समझ देता है, बल्कि परीक्षाओं में यहाँ से सीधे सीधे तथ्य और अवधारणाओं पर आधारित प्रश्न बनते हैं। इस पूरे विश्लेषण को सही ढंग से समझने के लिए ये हमारा रोड मैप रहेगा। हम लोक वित्त के परिचय से शुरुआत करेंगे, फिर बजट के उद्देश्यों और राजकोषीय समेकन जैसी महत्वपूर्ण अवधारणा को समझेंगे। इसके बाद हम सरकार की प्राप्तियों के वर्गीकरण पर विस्तार से बात करेंगे, जिसमें राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां दोनों शामिल हैं। और आखिर में हम टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू का आंकड़ों के साथ विश्लेषण करेंगे। तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। लोक वित्त, जिसे हम पब्लिक फाइनेंस भी कहते हैं, ये सिर्फ सरकार की आय और व्यय का हिसाब किताब नहीं है। इसे केवल एक अकाउंटिंग की तरह समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। असल में ये वो जरिया है, वो साधन है जिसके माध्यम से सरकार अपने सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करती है, जैसे कि गरीबी कम करना, रोजगार के अवसर बनाना और राज्य के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करना। लोक वित्त को समझने से पहले दो दस्तावेजों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण। देखिए, बजट भविष्य की बात करता है। ये आने वाले साल के लिए सरकार की एक नीतिगत घोषणा है, एक प्लान है कि हम क्या करेंगे, कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ खर्च होगा। वहीं दूसरी तरफ आर्थिक सर्वेक्षण बीते हुए साल का एक रिपोर्ट कार्ड जैसा है। ये विश्लेषण करता है कि पिछले साल हमारी अर्थव्यवस्था ने कैसा प्रदर्शन किया। तो एक भविष्य की दिशा दिखाता है और दूसरा हमें आईना दिखाता है कि हम कहाँ खड़े हैं। अब हम सीधे छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 के मूल उद्देश्यों पर आते हैं। ये सिर्फ कुछ पॉइंट्स नहीं हैं, बल्कि ये राज्य की वित्तीय रणनीति और उसकी प्राथमिकताओं को दिखाते हैं कि सरकार का फोकस कहाँ रहने वाला है। बजट का सबसे पहला और बड़ा उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों में संतुलन बनाना। यानी एक तरफ लोगों का कल्याण भी हो, अच्छी स्वास्थ्य और शिक्षा मिले, और दूसरी तरफ राज्य की आर्थिक तरक्की भी हो, नए उद्योग लगें। दूसरा उद्देश्य है विकास की जरूरतों और वित्तीय अनुशासन के बीच एक तालमेल बिठाना। और तीसरा, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लंबी अवधि का लक्ष्य है, वो है राजकोषीय समेकन की तरफ आगे बढ़ना। तो ये राजकोषीय समेकन होता क्या है? ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सरल है। जैसे कोई परिवार अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए फालतू खर्चे कम करता है और कोशिश करता है कि कर्ज न लेना पड़े, ठीक उसी तरह जब सरकार अपने घाटे को कम करने और कर्ज के बोझ को काबू में रखने के लिए नीति अपनाती है, तो उसे ही राजकोषीय समेकन कहते हैं। इसका आखिरी लक्ष्य एक ऐसी मजबूत वित्तीय स्थिति बनाना है जहां सरकार को अपने खर्चों के लिए कम से कम उधार लेना पड़े। किसी भी सरकार के फाइनेंस को समझने का जो पहला कदम है, वो है उसकी आय यानी उसकी प्राप्तियों की बनावट को समझना। चलिए देखते हैं कि सरकार के पास जो पैसा आता है उसे किन मुख्य हिस्सों में बांटा जाता है। सरकार के पास जितना भी पैसा आता है उसे मोटे तौर पर दो श्रेणियों में बांटा जाता है, और यही वर्गीकरण, यही क्लासिफिकेशन पूरे बजट और उसके विश्लेषण का आधार है। अब इस स्लाइड पर खास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना बेहद जरूरी है। राजस्व प्राप्तियां यानी रेवेन्यू रिसीट्स सरकार की एक तरह से नियमित आय है, जैसे किसी की सैलरी होती है। इस पैसे से न तो सरकार पर कोई कर्ज यानी देयता बढ़ती है और न ही सरकार को अपनी कोई संपत्ति बेचनी पड़ती है। टैक्स से होने वाली कमाई इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके ठीक उलट पूंजीगत प्राप्तियां यानी कैपिटल रिसीट्स वो पैसा है जो या तो उधार लेने से आता है, जिससे भविष्य में देनदारी बढ़ती है, या फिर अपनी कोई संपत्ति बेचने से आता है। इसीलिए किसी भी अर्थव्यवस्था की लंबी अवधि की सेहत के लिए राजस्व प्राप्तियों को कमाई का एक बेहतर और टिकाऊ स्रोत माना जाता है। चलिए, अब तक हमने थ्योरी समझी,
अब प्रैक्टिकल पर आते हैं, यानी आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि वर्ष 2024-25 के बजट अनुमानों में राजस्व प्राप्तियों की स्थिति क्या है। बजट अनुमान 2024-25 के मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य को कुल 1,25,900 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियों का अनुमान है। यह आंकड़ा अपने आप में राज्य के वित्तीय क्षमता के आकार को दिखाता है। लेकिन सिर्फ कुल राशि ही नहीं, उसकी ग्रोथ रेट भी बहुत मायने रखती है। पिछले साल की तुलना में इसमें 13.07% की एक काफी अच्छी अनुमानित वृद्धि है। अब सवाल ये है कि ये वृद्धि महत्वपूर्ण क्यों है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्व प्राप्तियों में जितनी ज्यादा वृद्धि होती है, राज्य की आर्थिक स्वायत्ता उतनी ही बढ़ती है। मतलब राज्य अपनी योजनाओं और विकास के कामों के लिए बाहरी स्रोतों जैसे कि केंद्र के अनुदान या बाजार के कर्ज पर कम निर्भर रहता है। अब अगर हम इन कुल राजस्व प्राप्तियों की बनावट को देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 3/4 यानी 74.42% कर राजस्व से आता है। ये साफ दिखाता है कि राज्य की आय का मुख्य आधार और उसकी वित्तीय रीढ़ टैक्स सिस्टम ही है। बाकी का लगभग 25.58% हिस्सा गैर कर राजस्व से आता है। क्योंकि कर राजस्व ही आय का सबसे बड़ा और सबसे टिकाऊ स्रोत है, तो इसका और गहराई से विश्लेषण करना जरूरी हो जाता है। चलिए इसके मुख्य घटकों को समझते हैं। पर कर राजस्व की बनावट को समझने से पहले हमें एक और संवैधानिक अवधारणा को समझना होगा, और वो है राजकोषीय संघवाद या फिस्कल फेडरलिज्म। सीधे शब्दों में कहें तो ये सिद्धांत केंद्र और राज्यों के बीच पैसे और टैक्स लगाने की शक्तियों का बंटवारा करता है। संविधान तय करता है कि कौन से टैक्स केंद्र सरकार लगाएगी, कौन से राज्य सरकारें, और किन टैक्सों से मिली कमाई को दोनों के बीच बांटा जाएगा। अब इस तालिका पर एक नजर डालिए। ये हमें बताती है कि राज्य की तिजोरी में टैक्स का पैसा दो मुख्य रास्तों से आता है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है राज्य का स्वयं का कर राजस्व, जो 49,700 करोड़ रुपए अनुमानित है। ये पैसा सीधे सीधे राज्य की अपनी आर्थिक गतिविधियों का नतीजा है। और दूसरा रास्ता है केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा, जो कि 44,000 करोड़ रुपए है। ये बार चार्ट पिछली स्लाइड के आंकड़ों को और भी साफ तरीके से दिखाता है। हम देख सकते हैं कि राज्य का अपना खुद का टैक्स कलेक्शन केंद्र से मिलने वाले हिस्से से थोड़ा ज्यादा है। किसी भी राज्य की वित्तीय मजबूती और आत्मनिर्भरता के लिए उसके अपने टैक्स रेवेन्यू का बढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यही उसे अपनी नीतियों और योजनाएं स्वतंत्र रूप से लागू करने की ताकत देता है। चलिए टैक्स की बात तो हो गई, अब हम अपनी चर्चा के अगले पड़ाव पर चलते हैं और सरकार की कमाई के जो दूसरे स्रोत हैं, यानी गैर कर राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां, उनकी प्रकृति को समझते हैं। गैर कर राजस्व वो आय है जो टैक्स के अलावा दूसरे स्रोतों से मिलती है। इसके भी दो मुख्य हिस्से हैं। पहला है राज्य का अपना गैर कर राजस्व, जिसमें मुख्य रूप से खनिजों से मिलने वाली रॉयल्टी और सरकारी सेवाओं के बदले मिलने वाली फीस वगैरह शामिल होती है। और दूसरा है केंद्र सरकार से मिलने वाला सहायता अनुदान। आमतौर पर इस हिस्से की ग्रोथ थोड़ी धीमी होती है और केंद्र से मिलने वाले अनुदान पर बहुत ज्यादा निर्भरता कहीं ना कहीं राज्य की वित्तीय स्वायत्तता को सीमित करती है। अब हम पूंजीगत प्राप्तियों पर आते हैं, जिसकी परिभाषा हमने शुरू में भी समझी थी। एक बार फिर याद करते हैं, ये वो प्राप्तियां हैं जो भविष्य के लिए देनदारी बनाती हैं, जैसे कि सरकार द्वारा बाजार से या दूसरी संस्थाओं से लिया गया कर्ज। पूंजीगत प्राप्तियों के मुख्य घटक हैं सरकार ने जो पुराने लोन दिए थे उनकी वसूली, नए उधार लेना और लोक लेखे से मिलने वाली शुद्ध राशि। इन सब में से सबसे महत्वपूर्ण घटक है उधार और अन्य देनदारियां, क्योंकि इसका सीधा संबंध राजकोषीय घाटे से होता है। इसका विस्तृत विश्लेषण हम इस श्रृंखला के दूसरे भाग में करेंगे, जब हम राजकोषीय संकेतों पर चर्चा करेंगे। तो इस पूरी चर्चा के साथ हमने सरकार की आय की पूरी कहानी को समझ लिया है। हमने देखा कि पैसा कहाँ से आता है, राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों में क्या बुनियादी फर्क है और क्यों टैक्स रेवेन्यू किसी भी राज्य की वित्तीय व्यवस्था की रीढ़ होता है। लेकिन ये तो सिक्के का सिर्फ एक पहलू है, यानी आय का पक्ष। इसका दूसरा और उतना ही महत्वपूर्ण पक्ष है व्यय। असली सवाल तो ये है कि सरकार इस जमा किए हुए पैसे को आखिर कहाँ और कैसे खर्च करती है। अगले भाग में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और सरकार की व्यय संरचना और राजकोषीय घाटे जैसे प्रमुख संकेतकों का विश्लेषण करेंगे। नमस्कार
तो चलिए लोक वित्त पर हमारी विश्लेषण श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। पिछले हिस्से में हमने सरकार की कमाई की बात की थी, है ना? आज हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार अपना पैसा खर्च कैसे करती है और ये जो खर्चे हैं वो उसकी वित्तीय सेहत के बारे में हमें क्या बताते हैं। तो सीधा सवाल ये है कि आखिर छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने रोजमर्रा के खर्च के घाटे को सरप्लस यानी कि अधिशेष में बदला कैसे। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम ये समझ गए कि कोई राज्य अपने डेली खर्चों में घाटे से फायदे में कैसे पहुंचता है, तो समझिए कि उसकी पूरी आर्थिक कहानी की चाबी हमारे हाथ लग गई। और इस सवाल का जवाब वो छिपा है इस एक नंबर में, 1059.99 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये है 2024-25 के लिए अनुमानित रेवेन्यू सरप्लस यानी राजस्व अधिशेष। ये वाकई एक बड़ी फाइनेंशियल अचीवमेंट है और आज हम इसी की कहानी को परत दर परत खोलने वाले हैं। अच्छा, तो इस सरप्लस की कहानी को समझने से पहले हमें एक बेसिक चीज समझनी होगी। वो ये कि सरकार के खर्च करने के दो मेन तरीके कौन से होते हैं। असल में यही दो तरीके पूरे बजट की नींव हैं। चलिए इसको ना एक आम घर के बजट से समझते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, एक होता है राजस्व व्यय या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये घर के रोज के खर्चे हैं, जैसे खाने पीने का सामान, बिजली का बिल, बच्चों की फीस। इन खर्चों से घर में कोई नई चीज, कोई संपत्ति नहीं बनती है ना, बस घर चलता रहता है। और दूसरा है पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये ऐसा है जैसे आपने कोई नया घर खरीद लिया या जमीन का टुकड़ा ले लिया। ये एक लॉन्ग टर्म एसेट बनाता है, एक ऐसी संपत्ति जो भविष्य में काम आएगी। सरकार के लिए ये सड़कें, स्कूल और अस्पताल बनाने जैसा है। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे राजस्व व्यय की। इसको थोड़ा गहराई से देखते हैं। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ के वित्तीय बदलाव की जो पूरी कहानी है ना, वो इसी एक चीज के मैनेजमेंट में छिपी हुई है। तो इसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये हमें बताते हैं कि सरकार का ये जो रोज का खर्च है वो आखिर जाता कहाँ है। देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ा चंक जा रहा है सैलरीज पर, लगभग 34,955 करोड़ रुपए। इसके बाद नंबर आता है पेंशन का और फिर पुराने कर्जों पर ब्याज चुकाने का। पता है, ये वो खर्चे हैं जिन्हें सरकार चाहकर भी टाल नहीं सकती। ये कमिटेड एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, मतलब ये तो करने ही करने हैं। और यहीं पर इकोनॉमिक्स का एक बेसिक सिद्धांत काम करता है। देखिए, ये जो राजस्व व्यय है, ये जरूरी तो है, सरकार चलाने के लिए ये करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए तो ये लंबे समय में राज्य के विकास के लिए एक जोखिम बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये पैसा बस खपत हो जाता है, इससे भविष्य के लिए कोई संपत्ति नहीं बनती। और इसीलिए इस खर्च पर लगाम लगाना इतना जरूरी माना जाता है। तो चलिए अब आते हैं असली कहानी पर कि कैसे ये सारी चीजें एक साथ आईं और छत्तीसगढ़ एक राजस्व घाटे वाले राज्य से एक राजस्व सरप्लस वाले राज्य में बदल गया। ये वाकई एक जबरदस्त टर्न अराउंड है। तो आगे के आंकड़े देखने से पहले चलिए एक बार इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल साफ कर लेते हैं। ये राजस्व अधिशेष या रेवेन्यू सरप्लस होता क्या है? इसका बहुत सीधा सा मतलब है, जब सरकार की रोज की कमाई उसके रोज के खर्चों से ज्यादा हो जाए, बस। और ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही हेल्दी साइन माना जाता है। और ये जो चार्ट है ना, ये पूरी कहानी को एक नज़र में दिखा देता है। जरा ध्यान से देखिए, साल 2022-23 और 23-24 के बार्स को देखिए। यहाँ खर्च वाला बार कमाई वाले बार से ऊंचा है, मतलब सीधा सीधा घाटा। लेकिन फिर देखिए 2024-25 का अनुमान, पहली बार कमाई वाला बार खर्च वाले बार से ऊपर निकल गया। बस यही है वो बड़ा बदलाव, यही है घाटे से सरप्लस तक का सफर। अब यहाँ पर एक बहुत ही लॉजिकल सवाल दिमाग में आता है ना, कि भाई अगर सरकार अपने रोज के खर्चों के बाद भी पैसा बचा रही है तो फिर उसे उधार लेने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? और इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट के कॉन्सेप्ट से। तो देखिए, फिस्कल डेफिसिट का मतलब बहुत आसान है। ये सरकार की उस साल की कुल उधारी को दिखाता है, मतलब अपने सारे खर्च, चाहे वो रोजमर्रा के हों या फिर सड़कें, अस्पताल बनाने जैसे बड़े खर्च हों, सब कुछ मिलाकर सरकार को बाहर से कुल कितना कर्ज लेना पड़ रहा है, वही है राजकोषीय घाटा। अच्छा, अब ये जो टेबल है, इसे एग्जाम के लिहाज से बहुत बहुत जरूरी समझिए। यहाँ 3 सबसे जरूरी आंकड़े एक साथ हैं। रेवेन्यू सरप्लस 1059.99 करोड़, फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा
19,695.63 करोड़ और प्राइमरी डेफिसिट यानी प्राथमिक घाटा 11,844.62 करोड़। इन तीनों आंकड़ों का जो आपस का कनेक्शन है वही हमें राज्य की वित्तीय सेहत की असली तस्वीर दिखाता है। तो फिर इन तीनों नंबरों का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, और ये सबसे जरूरी बात है, कि जब आपके पास रेवेन्यू सरप्लस हो लेकिन फिर भी फिस्कल डेफिसिट हो, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब है कि सरकार जो भी कर्ज ले रही है वो अपने रोज के खर्चों जैसे सैलरी या बिल भरने के लिए नहीं ले रही। नहीं, वो सारा का सारा पैसा भविष्य के लिए एसेट बनाने में जा रहा है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में। वो पैसा नई सड़कों, नए स्कूलों, अस्पतालों और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में लग रहा है। ये एक बहुत ही स्वस्थ और दूरदर्शी वित्तीय मैनेजमेंट की पहचान है। तो चलिए अब इन घाटों से थोड़ा आगे बढ़कर बात करते हैं कुछ और जरूरी इंडिकेटर्स की। हम कुछ फाइनेंशियल रेशियोज को देखेंगे जो हमें राज्य का एक पूरा हेल्थ चेकअप करके देंगे। पहला नंबर है 6.24%। अब ये क्या है? ये है इंटरेस्ट बर्डन, यानी ब्याज का बोझ। इसका मतलब है कि राज्य सरकार जो भी कमाई करती है उसका 6.24% हिस्सा तो बस पुराने लिए हुए कर्जों का ब्याज चुकाने में ही चला जाता है। इससे पता चलता है कि कर्ज चुकाने का दबाव कितना है। अब एक और आंकड़ा देखिए, 99.16%। ये है व्यय गुणवत्ता अनुपात। ये हमें बताता है कि सरकार की कुल कमाई का 99.16% हिस्सा तो बस रोजमर्रा के खर्चों में ही खपत हो जाता है। अब हाँ, ये सच है कि हालात पहले से सुधरे हैं, लेकिन इतना ऊंचा प्रतिशत ये जरूर दिखाता है कि अभी भी एक स्ट्रक्चरल चैलेंज बना हुआ है और आगे भी फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रखने की बहुत जरूरत है। तो चलिए अब इस पूरे विश्लेषण को समेटते हैं और उन खास बातों पर ध्यान देते हैं जो परीक्षा के लिहाज से सबसे ज्यादा काम की हैं। तो जो मुख्य बातें याद रखनी है वो क्या हैं? पहली बात, छत्तीसगढ़ ने 2024-25 में 1059.99 करोड़ रुपए का एक बड़ा रेवेन्यू सरप्लस हासिल किया है। दूसरी बात, ये कमाल हुआ कैसे? रोजमर्रा के खर्चों यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर बेहतर कंट्रोल करके। तीसरी अहम बात, जो फिस्कल डेफिसिट है वो ये दिखा रहा है कि उधार का पैसा एसेट बनाने में लग रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। और चौथी बात, इंटरेस्ट बर्डन जैसे रेशियोज बता रहे हैं कि कर्ज की स्थिति फिलहाल मैनेजेबल है, यानी नियंत्रण में है। एक बात साफ है, एग्जाम के नज़रिए से ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन सभी कॉन्सेप्ट्स और आंकड़ों को बहुत अच्छी तरह से समझिएगा, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे सवाल बनने की पूरी संभावना है। आपकी तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।